नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। पेश है देश विदेश की कुछ खास खबरें। सबसे पहले बात ट्रंप के एक और टैरिफ वॉर की, यानी कि ईरान के साथ ट्रेड करने पर 25% टैरिफ की धमकी की। और वहीं आपको दिखाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म पर उनके विचारों को फोकस करती अपनी खास रिपोर्ट। और चलते चलते बात सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऑपरेशन सिंदूर, भारत की सैन्य तैयारियों और भावी चुनौतियों की। तो चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय हलचलों से दुनिया में तहलका मचा हुआ है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए एक बड़ा आर्थिक कदम उठाया है, जिसे टैरिफ अटैक के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल ईरान में हाल के दिनों में सरकार विरोधी प्रदर्शनों और वहां की स्थिति को नियंत्रित करने की अमेरिकी कोशिशों के बीच ये घटनाक्रम सामने आया है। ये रिपोर्ट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को टैरिफ से डराने के लिए कदम आगे बढ़ा दिया है। जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति ने बीते साल रूस के साथ कारोबार करने वाले देशों पर एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ लागू किया था, तो वहीं अब ईरान के साथ ट्रेड करने वाले 25% का तत्काल टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली है। इसका असर भारत, चीन समेत कई देशों पर देखने को मिल सकता है। हालांकि एक्सपर्ट ट्रंप की इस नई टैरिफ धमकी के पीछे अलग ही कारण बता रहे हैं। उनका कहना है कि तेहरान में अमेरिका की कोशिश नाकाम होने के चलते ट्रंप ने टैरिफ अटैक किया। दरअसल ट्रंप ने घोषणा की है कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उसे अमेरिका के साथ व्यापार करने पर 25% अतिरिक्त टैरिफ देना होगा। ट्रंप ने इसे फाइनल और निर्णायक आदेश बताया है। ट्रंप ने क्यों लिया टैरिफ वार का फैसला? ईरान में चल रहे व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और मौतों से ट्रंप नाराज है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग नहीं रुका तो अमेरिका सख्त कदम उठाएगा। अमेरिका ने तेहरान के साथ बातचीत और कूटनीति की कोशिश की है, लेकिन बातचीत में सफलता नहीं मिलने और ईरान द्वारा प्रदर्शनों को बाहरी हस्तक्षेप बताने के कारण ट्रंप ने आर्थिक प्रहार का रास्ता चुना है। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि वो ईरान और सैन्य कार्रवाई पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल उन्होंने टैरिफ को हथियार बनाया है। आपको बता दें कि ईरान के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में चीन, तुर्की, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान और अमोनिया शामिल है। ऐसे में ट्रंप के इस कदम का सीधा असर इन देशों पर पड़ सकता है। ट्रंप की इस घोषणा का असर भारत पर पड़ सकता है, जो हाल के वर्षों में ईरान के बाद सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक रहा है। अमेरिका ने पहले ही भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जो दुनिया की सबसे अधिक टैरिफ में एक है। भारत और अन्य देशों पर प्रभाव। ट्रंप का फैसला न केवल ईरान बल्कि उसके व्यापारिक भागीदारों के लिए भी बड़ी चुनौती है। भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि भारत ईरान के साथ चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स और ऊर्जा व्यापार से जुड़ रहा है। 25% टैरिफ का मतलब है कि भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ईरान के अन्य बड़े व्यापारिक साझेदारों पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। आपको बता दें कि तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि भारत और ईरान बीच सैकड़ों साल पुराने ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध रहे। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार समकालीन भारत ईरान संबंध इन्हीं मजबूत ऐतिहासिक जड़ों पर आधारित है और उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्क, वाणिज्यिक व कनेक्टिविटी, सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान और मजबूत जन संबंधों के माध्यम से लगातार मजबूत हो रहे हैं। भारत ईरान के बीच कारोबार के आंकड़े। ईरान को भारत के प्रमुख निर्यातों में चावल, चाय, चीनी, दवाइयां, कृत्रिम फाइबर, विद्युत मशीनरी और कृत्रिम आभूषण। ईरान से भारत के प्रमुख आयातों में सूखे मेवे, कार्बनिक रसायन और कांच के बर्तन। 2023 में भारत से ईरान को निर्यात कुल $1.19 अरब था, जबकि भारत में आयात कुल $1.02 अरब रहा। भारत से ईरान को होने वाले निर्यात में अनाज सबसे आगे रहा, जिसकी कीमत लगभग 649 मिलियन अमेरिकी डॉलर रही। आपको बता दें कि भारत ईरान संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ चाबहार बंदरगाह का संयुक्त विकास है। ईरान से ऊर्जा समृद्ध दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह को भारत और ईरान मिलकर विकसित कर रहे हैं, ताकि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। मई 2015 में भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह विकास योजना में भारत की भागीदारी को लेकर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके बाद मई 2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और ट्रांजिट कॉरिडोर समझौते की स्थापना की गई। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत ईरान के सहयोग से चाबहार बंदरगाह में शाहिद बेहस्ती टर्मिनल के पहले चरण में विकास में भागीदारी कर रहा है। दिसंबर 2018 में भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार की फ्री जोन के माध्यम से चाबहार बंदरगाह का संचालन अपने हाथ में लिया।
इसके बाद मई 2024 में IPGL ने ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन के साथ एक 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल को सुसज्जित करने और उसका संचालन करने की जिम्मेदारी IPGL को सौंपी गई है। ये समझौता भारत ईरान रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को नई मजबूती देना माना जाता है। भारत अमेरिका व्यापारिक संबंधों पर बढ़ सकता है तनाव। बता दें कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यदि ट्रंप प्रशासन उन सभी देशों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाता है जो ईरान के साथ व्यापार जारी रखते हैं, तो भारतीय IT सेवाएं, फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल, जिनका अमेरिका में बड़ा बाजार है, महंगे हो जाएंगे। इससे भारतीय कंपनियों को मुनाफा घटेगा और अमेरिकी बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धता कम होगी। भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए जवाबी टैरिफ लगाने पड़ सकते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच एक ट्रेड वॉर शुरू होने का खतरा रहेगा। स्पेशल डेस्क की न्यूज एरिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हुए हैं। वो लखनऊ में सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन के पोर्टल प्रगति के लिए एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रगति ने विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने में सहयोग देकर विभिन्न राज्यों के बीच टीम इंडिया की भावना को बढ़ावा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रगति पोर्टल जैसे माध्यमों से परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी के चलते उत्तर प्रदेश क्रियान्वयन के मामले में बॉटलनेक स्टेट में ब्रेक थ्रू राज्य बन चुका है। मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं और जन शिकायतों की त्वरित समीक्षा और समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए पोर्टल प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेशन के बारे में जानकारी देते हुए संवाददाताओं को बताया, प्रगति पोर्टल के माध्यम से परियोजनाओं की समीक्षा की जाती है। यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश परियोजनाओं के क्रियान्वयन की दिशा में बॉटलनेक नहीं रहा, बल्कि वह ब्रेक थ्रू राज्य बन चुका है। सीएम योगी ने कहा कि प्रगति जैसे मंच ने केंद्र और राज्यों के संवाद को सुगम बनाकर टीम इंडिया की भावना को और अधिक प्रभावी बनाया। यही वजह है कि अब समस्या पर नहीं बल्कि समाधान पर चर्चा होती है। उत्तर प्रदेश आज जो बॉटलनेक स्टेट से ब्रेक थ्रू स्टेट बन चुका है, इसका जो रिजल्ट है, इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म जब हमें प्राप्त हुए हैं, इसके माध्यम से जब हम लोग इन सब की समीक्षा करते हैं और उसको रिजल्ट के रूप में करते हैं, तो अब वह बॉटलनेक नहीं रहा बल्कि एक ब्रेक थ्रू बन गया है प्रोजेक्ट की दिशा में कार्य करने के लिए। राज्य ने फैसिलिटेटर से आगे बढ़ करके अब एक्सीलेटर के रूप में प्रदेश सरकार तेजी के साथ इन सभी प्रोजेक्ट के माध्यम से आगे बढ़ी है। प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म ने टीम इंडिया स्पिरिट को और अधिक प्रभावी बनाया है। यानी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो टीम इंडिया की स्पिरिट चाहिए देश के प्रत्येक राज्यों को मिल करके, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार जब मिल करके किसी प्रोजेक्ट में एक साथ आगे बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से रिजल्ट भी उतनी ही बेहतर रूप से हमारे सामने आती है और हर परियोजना, हर निवेश और हर नागरिक तक विकास समय पर प्रभावी ढंग से पहुंचे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है और उस विजन को प्रगति जैसे पोर्टल के माध्यम से प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिली है और ये नए भारत की नई सोच के साथ समयबद्ध तरीके से समस्या के समाधान, यानी अब समस्या पे चर्चा नहीं बल्कि समाधान पे चर्चा होती है और इसलिए परिणाम भी उसके साथ हमारे सामने जुड़ते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी को उनकी इस दूरदर्शी सोच के लिए मैं हृदय से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। आपको बता दें कि प्रगति पोर्टल को वर्ष 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। इस पोर्टल का प्रबंधन प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य एक सुव्यवस्थित समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से परियोजना क्रियान्वयन में व्याप्त खामियों को दूर करना है। ये मंच विभिन्न सरकारी विभागों के बीच संवाद और समन्वय के सुधार के साथ ही देश भर में परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करके शासन को बेहतर बनाने के लिए विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने वर्ष 2014 में केंद्र ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनने से पहले के हालात का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2014 से पहले एक जकड़न थी। परियोजनाएं स्वीकृत तो होती थी लेकिन कभी पूरी नहीं हो पाती थी। आज हर परियोजना के शिलान्यास के साथ उसके पूरे होने की तिथि भी तय हो जाती है। जब परियोजनाओं की प्रगति के निश्चित समय पर
समीक्षा होती है तो हमें वह समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। आज यही प्रगति हमें प्रगति जैसे मंच के माध्यम से देखने को मिल रही है। सीएम ने प्रगति पोर्टल की शुरुआत का जिक्र करते हुए कहा कि 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने स्वागत यानी स्टेट वाइड अटेंशन ऑन गवर्नेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पोर्टल तैयार कराया था। उन्होंने कहा कि इससे जन शिकायतों के निवारण के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से तैयार कराया था और प्रगति पोर्टल उसी का एक राष्ट्रीय स्वरूप। प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म ने टीम इंडिया स्पिरिट को और अधिक प्रभावी बनाया है। यानी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो टीम इंडिया की स्पिरिट चाहिए देश के प्रत्येक राज्यों को मिल करके, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार जब मिल करके किसी प्रोजेक्ट में एक साथ आगे बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से रिजल्ट भी उतनी ही बेहतर रूप से हमारे सामने आती है। और हर परियोजना, हर निवेश और हर नागरिक तक विकास समय पर प्रभावी ढंग से पहुंचे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है और उस विजन को प्रगति जैसे पोर्टल के माध्यम से प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिली है। और ये नए भारत की नई सोच के साथ समयबद्ध तरीके से समस्या के समाधान, यानी अब समस्या पे चर्चा नहीं बल्कि समाधान पे चर्चा होती है और इसलिए परिणाम भी उसके साथ हमारे सामने जुड़ते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी को उनकी इस दूरदर्शी सोच के लिए मैं हृदय से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। प्रभावी ढंग से पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 377 प्रमुख परियोजनाओं के सीधे प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा की जाती है और प्रगति पोर्टल ने आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण क्षेत्रों में अधिक सकारात्मक शासन को नई दिशा दी थी। कहा उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अगर हम इस मॉडल को देखेंगे तो ये वास्तव में गेम चेंजर साबित हुआ है। राज्य में पिछले 8.5 वर्षों के अंदर रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क बना है। सबसे अधिक शहरों में मेट्रो यानी कनेक्टिविटी हुई है। देश की पहली अंतर्देशीय जल मार्ग की सुविधा भी उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हो रही है। देश का पहला रोपवे भी उत्तर प्रदेश में ही बन रहा है। ये सभी परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से चल रही क्योंकि प्रगति पोर्टल के माध्यम से उनकी लगातार समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 4,19,000 करोड़ रुपए की 65 बड़ी परियोजनाएं प्रगति पोर्टल के तहत आती हैं। इनमें से 26 परियोजनाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं और 39 परियोजनाएं अपने निर्माण के अलग चरण में हैं। यूपी में अगर हम देखेंगे तो 4,19,000 करोड़ रुपए के 65 बड़े प्रोजेक्ट हमारे प्रगति के अंतर्गत आते हैं, जिनमें 26 प्रोजेक्ट यानी 65 में से 26 प्रोजेक्ट कमीशन हो चुके हैं। 39 प्रोजेक्ट निर्माण के अलग अलग चरणों में चल रहे हैं। प्रगति में प्रदेश में इंटर एजेंसी की बाधाएं दूर हुई हैं, यानी अलग अलग विभाग, जो मैंने पहले भी कहा कि राजस्व से जुड़े हुए मामले होते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जुड़े हुए मामले होते हैं, वन से जुड़े हुए मामले होते हैं, नगर विकास से जुड़े होते हैं, पंचायती राज से जुड़े होते हैं। प्रगति पोर्टल के माध्यम से समीक्षा जब होती है तो उसके माध्यम से एक साथ सभी विभाग बैठते हैं, एक दूसरे के साथ समन्वय बना करके एक समय सीमा के अंदर इनका समाधान होता है। बता दें कि 10,48,000 करोड़ रुपए की 330 परियोजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो है। इसमें परिवहन, ऊर्जा, शहरी मूलभूत अवसंरचना, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रतिस्पर्धा के इस युग में जो भी राज्य परियोजनाओं को लाने और विभिन्न मंजूरी देने में थोड़ी भी लापरवाही करेगा, वो स्वाभाविक रूप से निवेश दूसरे राज्य में चला जाएगा, जहां उसे ये सब सुविधाएं आसानी से मिलती हैं। उन्होंने कहा कि प्रगति पोर्टल के माध्यम से निरंतर निगरानी के चलते निवेशक अब आसानी महसूस कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क न्यूज़ इंडिया। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर, भारत की सैन्य तैयारियों और भावी चुनौतियों पर अहम बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के पराक्रम ने दिखाया है कि देश किसी भी जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए तत्परता से कार्रवाई करने में सक्षम है। उनका कहना है कि सेना की सोच बिल्कुल स्पष्ट है। ये खास रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की बड़ी बातें। हाल में देखे गए ड्रोन रक्षात्मक ड्रोन थे।
ड्रोन ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि कार्रवाई तो नहीं हो रही। आईबी और एलओसी के सामने 8 आतंकी कैंप है जिनमें ट्रेनिंग जैसी गतिविधियां चल रही हैं। 7 मई को 22 मिनट की कार्रवाई और 10 मई तक 88 घंटे तक चले अभियान में रणनीतिक समीकरणों को बदल दिया। 2025 में 31 आतंकवादियों को मार गिराया गया, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तानी थे। इनमें पहलगाम हमले के आतंकी भी शामिल थे, जिन्हें ऑपरेशन महादेव के तहत मारा गया। जम्मू कश्मीर में सकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं, विकास के काम तेज हुए हैं, पर्यटन लौट रहा है और अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्ण रही। 2025 में 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए, जो पिछले 5 साल के औसत से अधिक है। आतंक से पर्यटन की ओर बढ़ने की प्रक्रिया अब धीरे धीरे आकार ले रही है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भविष्य में किसी भी तरह के आतंकी या सैन्य दुस्साहस के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत पूरी ताकत से जवाब देगा। ऑपरेशन सिंदूर के तनाव के क्षणों को याद करते हुए आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन आर्मी ग्राउंड एक्शन के लिए तैयार थी। अगर पाकिस्तान थोड़ी सी भी गलती करता तो भारत ने जमीनी एक्शन का प्लान बना रखा था। भारत पाकिस्तान की किसी भी गलत हरकत का जवाब देने के लिए जमीनी कार्रवाई के लिए तैयार था। कहा कि उन 88 घंटों में पाकिस्तान कोई भी गलती करता तो हम जमीनी कार्रवाई करते। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पहले के आकलन से ऐसा लगता था कि परंपरागत ऑपरेशन के लिए जगह कम हो रही है और अगर लड़ाई होती है तो ये सब कन्वेंशनल से तेजी से न्यूक्लियर लेवल तक पहुंच सकते हैं। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के जवाब ने जमीन पर एक अलग सच्चाई दिखाई। जनरल द्विवेदी ने बताया कि बॉर्डर के पास 8 आतंकी कैंप अभी भी सक्रिय हैं। अगर कोई हरकत होती है तो एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर थल सेना, वायुसेना और नौसेना के तालमेल का बेहतरीन उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर में 100 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। वहीं रविवार को बॉर्डर के पास ड्रोन देखे जाने के सवाल पर आर्मी चीफ बोले कि बहुत छोटे ड्रोन हैं, ये लाइट जलाकर उड़ते हैं और बहुत अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ते और बहुत कम ही दिखाई देते हैं। बता दें कि 10 जनवरी को लगभग 6 ड्रोन देखे गए थे। ड्रोन का सवाल है, ड्रोन ये आपको देखना ये कौन सा वक्त है। ये वक्त जो है हमारा 15 जनवरी और 26 जनवरी के काफी पास का वक्त है। इस वक्त जो होता है आप देखेंगे कि पाकिस्तान थोड़ा सा एक खौफ में रहता है कि कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। तो ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं, ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे ये मैं समझता हूं कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई तो नहीं है, कोई गैप हो जहां से वो टेररिस्ट वहां से भेज सके। तो मेरे ख्याल से उनको उसका नेगेटिव जवाब ही मिला होगा। उन्होंने देखा होगा कि आज की तारीख पे कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसे गैप्स नहीं जहां से वो भेज सकें। लेकिन ये जरूर है, आज जो हमारी डीजीएमओ स्टॉक हुई है उस स्टॉक में इसके बारे में जिक्र किया गया है और उनको बताया गया है कि ये हमें मंजूर नहीं है और कृपया करके इस पे लगाम लगाइए। ये उनको ये बता दिया गया है। आपने दूसरा सवाल पूछा है जो एक सब्जेक्ट इन इटसेल्फ है कि नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम। नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम और कॉग्निटिव ये कितनी जरूरत है और समय की मांग है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा ऑपरेशन सिंदूर जो है, ऑपरेशन सिंदूर से हमने बहुत लेसन सीखे, लेकिन हम उसके पहले भी बहुत तैयारी कर चुके थे। 1963 का पाक चीन समझौता अवैध। आर्मी चीफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 के समझौते को अवैध मानता है, जिसके तहत पाकिस्तान के शख्स गाम घाटी में अपना क्षेत्र चीन को सौंप दिया था। उन्होंने कहा कि हम वहां से किसी भी गतिविधि को स्वीकार नहीं करते। जहां तक चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का सवाल है, हम इसे स्वीकार ही नहीं करते। हम इसे दोनों देशों की अवैध कार्रवाई मानते हैं। आपको बता दें कि आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 22 नवंबर 2025 को कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर एक भरोसेमंद ऑर्केस्ट्रा की तरह था, जहां हर म्यूजिशियन ने एक साथ मिलकर काम करने वाली भूमिका निभाई। सबसे बड़ी बात आती है साइकोलॉजिकल डिफेंस की। साइकोलॉजिकल डिफेंस क्यों? मेरे पास आज की तारीख पे वेटरन्स को मिला के, उनके डिपेंडेंट्स को मिला के 1.3 करोड़ पॉपुलेशन है, यानी 1% पॉपुलेशन तो मेरे पास, जिसको मुझे डायरेक्टली रीच करना है। अगर इस पॉपुलेशन को रीच करना है तो मुझे जरूरी है टू हैव अ साइकोलॉजिकल डिफेंस डिवीजन।
और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने ट्रायल बेसिस पे एक साइकोलॉजिकल डिफेंस डिवीजन बनाई जो कि 24/7 इसको मॉनिटर करती रहती है। क्योंकि किसी भी देश में आप ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान से उभर के चीज़ें आ रही हैं, हो सकता है टर्की से उभर के आए, हो सकता है और किसी और देश से भी उभर के आए। तो चूंकि उनके टाइमिंग्स अलग है, इसलिए 24 घंटे इसको नज़र रखनी पड़ती है और उस पर हम कार्रवाई करते हैं। इसमें चूंकि होल ऑफ नेशन अप्रोच होता है, तो जैसे आपको पता है कि एक सेंट्रल सेल बनाया गया था जिसमें हर मिनिस्ट्री के लोग बैठे हुए थे और फेक न्यूज़ को वो काउंटर कर रहे थे और करेक्ट न्यूज़ देने की कोशिश कर रहे थे। उसके अलावा अब सिंदूर के टाइम पर हमने DIB के साथ और मैती के साथ मिलके बहुत सारे URLs, YouTube चैनल्स और ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक किया था, क्योंकि वो उस टाइम हमारी नेशनल नेसेसिटी थी। और ऑफ कोर्स फेक न्यूज़ के ऊपर फेक स्टैंपिंग तो हम खुद ही उसी वक्त लगाते थे जैसे हमको पता लगता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, हमारी तैयारी बहुत थी। और अगर आप उस ट्वीट को देखें जिसको हम बोलते हैं जस्टिस सर्व्ड ऑपरेशन सिंदूर, आज की तारीख पे वो 23 मिलियन हिट्स ले चुके। भारतीय सेना ने 22 मिनट में 9 आतंकी जगहों को तबाह किया। जनरल द्विवेदी ने कहा कि पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ हमले किए और उसके बाद भारत के सभी जवाबी हमले ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए। न्यूक्लियर हथियारों से लैस दो पड़ोसियों के बीच करीब 88 घंटे तक चली मिलिट्री लड़ाई 10 मई को शाम एक समझौते पर पहुंचने के बाद रुक गई। बता दें कि आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 17 नवंबर 2025 को कहा था कि पिछले अक्टूबर से भारत और चीन के संबंधों में सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हालिया बैठकों में सामान्य स्थिति बहाल करने के वादों को समाधान का सकारात्मक चर्चा हुई है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 5 नवंबर को दिल्ली में हुए इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2025 में कहा था कि आज दुनिया में कई तरह के खतरे हैं और ये तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में कोई भी देश अकेले सुरक्षित नहीं रह सकता, अब सबको मिलकर काम करना होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।